नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर भारत ने चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एलएसी पर चीनी सेना ने यथास्थिति को बदलने के लिए आक्रामक और एक तरफा कोशिश की। इसी वजह से सीमा पर शांति प्रभावित हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन सीमा पर आक्रामक रवैया अपना रहा है। यही नहीं, उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती जारी रखी है और सीमाई इलाकों में चीन बड़े पैमाने पर हथियारों को भी तैनात कर रहा है। अरिंदम बागची ने कहा कि चीन के इस रवैये को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को इन क्षेत्रों में जवाबी तैनाती करनी पड़ी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सुरक्षा हित पूरी तरह से महफूज है। अरिंदम बागची ने ये भी कहा कि भारत को अपेक्षा है कि चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी से जुड़े बाकी मुद्दों के जल्दी समाधान की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि चीन को द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में स्थिति को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐतिहासिक पहल के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कायाकल्प और शहरी सुधार के लिए अमृत 2.0 की शुरुआत भी करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए तैयार किया गया है। ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य लगभग 2 करोड़ 64 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान करके लगभग 2 करोड़ 68 लाख नल कनेक्शन देना है और शहरी क्षेत्रों में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीते 7 सालों में इन दोनों योजनाओं ने शहरी परिदृश्यों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्षमताओं को और बेहतर बनाया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नई राजनीतिक पारी कांग्रेस और बीजेपी के बिना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे क्योंकि वो ऐसे दल में नहीं रह सकते जहां उन्हें अपमानित किया जाए। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर ने ये भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी में भी शामिल नहीं होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने दोबारा कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है और वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे कैप्टन उन्हें जीतने नहीं देंगे। इधर सिद्धू के इस्तीफे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धू की तरफ से उठाए गए मुद्दों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कल उनकी कई घंटे तक बैठक चली। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच खबर ये भी है कि पार्टी जल्द ही CWC की बैठक बुला सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने जल्द बैठक बुलाने के संकेत दिए हैं। बता दें कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने जल्द बैठक बुलाने की मांग की थी। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा देने की मांग की है। परिषद ने कहा कि शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में गीता को अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए और ये काम देश में नैतिक मूल्यों के स्तर में कमी को रोकने और कर्तव्य निर्वाह बोध को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव राधा कृष्ण मनोरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की कि शिक्षकों और छात्रों में अच्छी भावना और कर्तव्य निर्वाह के बोध के लिए शिक्षण कार्यक्रम में गीता का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। इस मांग को लेकर परिषद के विश्व गीता संस्थान का एक शिष्टमंडल जल्द ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपेगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बार फिर चौंकाने वाली घटना सामने आई है।
यहाँ एक हिंदू लड़के को बाइक पर एक मुस्लिम लड़की के साथ यात्रा करने की वजह से एक बार फिर रोका गया और फिर कथित तौर पर पीटा गया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों का समूह लड़का और लड़की को रोककर सवाल जवाब कर रहा है। आपके घर वालों के बुलाए थे, नहीं छोड़ते आप पहले उतरो। नोट पे निकाला जाओ भाई, चलो। आप देख सकते हैं कि बाइक सवार लड़का और लड़की भीड़ से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लोग इन दोनों को बाइक से जबरन उतारने पर तुले हैं। हैदराबाद में बीते 15 दिनों में इस तरह का ये चौथा मामला है। कई अन्य राज्यों में भी हाल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपने देखी और अब देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। पंजाब में जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 6 में से 4 विधायक अब अपनी विधानसभा की सदस्यता बचाने के लिए बुधवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा, लाखन सिंह, वाजिब अली और संदीप कुमार यादव शामिल हैं। इन विधायकों की नाराजगी की वजह जो बताई जा रही है वो ये कि कांग्रेस में शामिल होने के 2 साल बाद भी इन्हें कोई पद नहीं मिला और सदस्यता बचाने के लिए कोई अच्छा वकील भी नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये चारों विधायक कपिल सिब्बल से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन फिलहाल सिब्बल भी नाराज चल रहे हैं। लिहाजा इन चारों विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत से मुलाकात की। खबर यह भी है कि बीएसपी विधायक दल का कांग्रेस में विलय करने वाले ये 6 विधायक अब नया रास्ता भी तलाश रहे हैं। अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीएसपी और बीजेपी ने इन विधायकों की सदस्यता को कोर्ट में दल बदल कानून के तहत चुनौती दी थी और कोर्ट ने इन विधायकों से फाइनल नोटिस देकर जवाब मांगा था। जम्मू कश्मीर में प्रवासी संपत्तियों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने गुरुवार को इस बात को लेकर चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मामलों में संज्ञान लिया गया है और ऐसा करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर के उपायुक्त ने कहा कि प्रवासी संपत्तियों पर अतिक्रमण के आरोप वाली कई शिकायतें मिली हैं, उनका सत्यापन और समाधान भी किया जा रहा है। कई मामलों में जरूरी सीमांकन और आवश्यक बेदखली नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। कुछ मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन भी हैं। कश्मीर घाटी को छोड़कर दूर जाने वाले कश्मीरी लोगों के लिए प्रशासन ने बीते दिनों बड़ा फैसला लिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी। कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडित और सभी प्रवासियों को इस पोर्टल के जरिए अपनी जमीन और दूसरी अचल संपत्ति को वापस हासिल करने में मदद मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। शीशा व्यापारी की पीट कर और तेज धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शीशा व्यापारी पर उसके दफ्तर में घुसकर हमला किया। मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चंडोरिया इलाके का है। शीशा कारोबारी का घर और कारखाना कुछ ही दूरी पर है। गुरुवार को शीशा कारोबारी अपने दफ्तर में बैठे थे। इतने में कुछ बदमाश वहां आए, कारोबारी से उलझ गए। बदमाशों ने कारोबारी पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए और हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमलावर शव को दफ्तर में ही कार्टन में छिपाकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौक थाने की पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को तलब किया। सीबीआई ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने महाराष्ट्र में पुलिस विभाग के 50 अधिकारियों के तबादलों में खामियां पाई हैं। इधर मुंबई के परमवीर सिंह के देश छोड़ने की खबर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परमवीर सिंह रूस भाग गया है। हालांकि इसकी अधिकृत तौर पर पुष्टि नहीं हुई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि परमवीर सिंह कहाँ है, इसका पता लगाया जा रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद देशमुख के खिलाफ आरोप सामने आए थे। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का दबाव बनाया था। सीबीआई ने अनिल देशमुख और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। कोरोना के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में इस बार भी छठ का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, मंदिरों और घाटों पर छठ पूजा के कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
जीडीएमए ने दिल्ली वासियों से घरों में ही रहकर पूजा करने की अपील की है। इसके अलावा जीडीएमए ने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में मेले आयोजित करने, फूड स्टॉल लगाने, झूला लगाने, रैली करने, जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को संबंधित जिलाधिकारी से पहले मंजूरी लेनी होगी। इस महीने 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार है, 4 नवंबर को दिवाली है और 10 नवंबर को छठ महापर्व। इसकी शुरुआत 8 नवंबर से ही हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले साल भी सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी गई थी। और अब देखिए आपके काम की खबर। आज से एक साथ 3 बैंकों की पुरानी चेकबुक और MICR में बदलाव होने जा रहा है। इन बैंकों की पुरानी चेकबुक और MICR कोड काम नहीं आएंगे। इन 3 बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के नाम है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है, इसलिए अब इन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड PNB के हिसाब से होंगे। जिन लोगों के पास पुराने बैंक की चेकबुक है या जो पुराने MICR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नई चेकबुक लेनी होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाली ऑटो डेबिट का नियम बदल गया है। बैंकों को ऑटो डेबिट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इंतजाम करना होगा। इसका अर्थ हुआ कि ओवर द टॉप या OTT प्लेटफॉर्म के लिए मंथली पेमेंट तब तक नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पहली कट ऑफ आज आ रही है। छात्र पहली कट ऑफ लिस्ट का करीब 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार कट ऑफ शाम 6 बजे तक जारी होने की तैयारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए देश भर से कुल करीब 4.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दूसरी लिस्ट 9 अक्टूबर को आएगी। इसके अलावा सीटें बचने पर GU की ओर से स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। इसके लिए कट ऑफ 13 नवंबर 2021 को जारी की जाएगी। देश की आम जनता के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजना समेत सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। तीसरी तिमाही की ब्याज दरों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बता दें, हर तिमाही में इन बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। ये लगातार छठी तिमाही होगी जब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे इन योजनाओं में निवेश करने वालों ने राहत की सांस ली है। PPF में 7.1% की ब्याज दर जारी रहेगी। सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों को 7.6% ब्याज मिलता है। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8% ब्याज दिया जा रहा है। देश में सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने जा रही है जिससे सीनियर सिटीजन को आसानी से नौकरी मिल सकती है। यह एक्सचेंज आज से सीनियर सिटीजन के लिए खुल गया है। इसके अलावा सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इस एक्सचेंज में सीनियर सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लिए रोजगार की तलाश कर सकेंगे। इस तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देश में पहली बार खोला जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा जिस पर स्टेक होल्डर एक दूसरे से वर्चुअली मिलेंगे और रोजगार के अवसर पर बात कर सकेंगे। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और जो अभी भी जारी है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। एनकाउंटर शोपियां जिले के रखामा इलाके में हुआ है और सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किए जाने, एक आतंकी मारा गया है। ये खबर है कि एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, अभी जारी है एनकाउंटर। पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके को घेरा हुआ है और दोनों ही तरफ से गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, एक आतंकी मारा गया है। प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रदीप, अभी का अपडेट दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी ऑपरेशन रखामा का एरिया जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साउथ कश्मीर में, अभी ऑपरेशन जारी है। आज जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां पे आतंकवादी छुपे हुए, एकदम उस एरिया की घेराबंदी की गई। जब वो घेराबंदी कर रहे थे उस दौरान आतंकवादी जो वहां पे छुपे हुए थे उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। एनकाउंटर में अभी तक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। 1 और 2 के करीब लगता है अभी भी आतंकवादी वहां है और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में अभी गोलाबारी जारी है और ये लगातार कामयाबी मिलती जा रही है सुरक्षा बलों को। जब भी कहीं मिलिटेंट की प्रेजेंट होती है तो एकदम लोगों की वजह से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये उसी वजह से जो है पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। और अगर इस साल देखा जाए तो अभी तक 150 से ज्यादा आतंकवादी
जितने भी संगठन है, चाहे लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के मार गिराए, जिसमें से 50 के करीब जो टॉप कमांडर्स हैं। जी, तो इससे लगातार ये है कि सुरक्षा कर्मियों को लगातार कामयाबी हासिल हो गई और ये ऑपरेशन अभी प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए। तो एनकाउंटर अभी चल रहा है, 1 से 2 आतंकी अभी भी वहां पर छुपे हो सकते हैं और सैन्य बल कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको दे दें, चीन भारत से लगी हुई सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। वहीं इस बीच में भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि जब तक चीन के साथ सीमा विवाद खत्म नहीं हो जाता, जब तक समझौता नहीं हो जाता, ये सब चलता रहेगा और हम चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। As far as our northern neighbor is concerned, we have an outstanding border issue. We are again well prepared to meet any misadventure that may occur, as we have demonstrated in the past. Such kinds of incidents will continue to occur till such time that a long-term solution is reached, and that is to have a boundary agreement. And that should be the thrust of our efforts so that we have lasting peace along the northern border. प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, चीन जो अब उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है वो कहां पर और किस तरह से उकसा रहा है भारत को, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल से हमने देखा है कि लगातार चीन की तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं, खासकर ये ईस्टर्न सेक्टर ऑफ लद्दाख, जहां पे उकसाने की उनकी पूरी कोशिश है। कुछ दिन से खबर लगातार ये आ रही है कि ड्रोन की एक्टिविटी काफी ज्यादा इन इलाकों में देखी गई है, खासकर डिपसेंग, पेंगोंग और ये जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे कहते हैं गोगरा हाइट्स, वहां पे काफी, क्योंकि सर्विलेंस का काम हो रहा है। और दूसरा, कुछ इलाके में टेंट भी दिखे थे जिसपे भारत ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था पिछले 1 साल में 12 के करीब जो मीटिंग है GOC लेवल पे हुई है, और इस मीटिंग में एक ही बात भारत की तरफ से कही गई है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जो जहां पे है वो वहीं पे रहे। और आज जो कल एक खास बयान दिया है आर्मी चीफ ने, मनोज नरवणे ने, उन्होंने कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि जब तक ये बॉर्डर का ये एग्रीमेंट नहीं होता, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट दोनों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में, ऐसी गतिविधियां चलती रहेंगी। इस समय अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से 50,000 के करीब सैनिक वहां पे तैनात हैं, लेकिन चीन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से भारत को। लेकिन ये भी इस बीच में प्रदीप सही है कि हमारे सेना प्रमुख ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत वैसे चीन अगर उकसावे वाली कार्रवाई करेगा तो उकसेगा नहीं और हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के घर पर यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष के साथ राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। एक दिन पहले ही अमित शाह से पंजाब के पूर्व CM और कांग्रेस के बागी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, मुलाकात जो हुई है, क्या क्या चर्चा हुई है, खासतौर पर पंजाब को लेकर क्या चर्चा हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कोई चर्चा? देखिए राजीव, कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे और ये बैठक उस वक्त हुई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो भी बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, उन सभी बातों को अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, उन्होंने खुद ही क्लियर किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से वहां के राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, उन तमाम चीजों से अवगत कराया गया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जी रविकांत, यानी कि संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया बीजेपी ने। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। धारा 370 हटने के बाद से संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार जम्मू के दौरे पर हैं और 4 दिनों के दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान मोहन भागवत ने संघ के पुराने सहयोगियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मोहन भागवत ने बताया कि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद संघ का एक और लक्ष्य कश्मीर में 1989 से पहले की स्थिति बहाल करना है और इसके लिए वहां के लाखों विस्थापितों को पुनर्वासित वो करना चाहते हैं।
बिहार की राजधानी पटना में शीशा कारोबारी पर हमला हुआ है। शीशा कारोबारी का सरेआम कत्ल कर दिया गया और एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कल शाम तकरीबन 4:30 बजे हमलावरों ने शीशा व्यापारी राजू जायसवाल पर हमला किया। राजू जायसवाल पर उनके ही दफ्तर में घुसकर हमला किया गया। इस दौरान राजू जायसवाल ने बचने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने तेज धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने किसी भारी हथियार से राजू जायसवाल के सिर पर कई वार तक किए। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। देखिए, एक राजू जायसवाल हैं, चमदोड़िया में इनका शीशे का कारोबार है। इनका कार्यालय में इनके साथ बुरी तरह से मारपीट करके इनकी हत्या कर दी गई है। तो अभी किसके द्वारा हत्या की गई है ये हम लोग पता नहीं चल पाया है, और हम लोग लगातार इसको ये कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके द्वारा हत्या की गई है। मुंबई में सड़क पर लापरवाही की वजह से एक बाइक सवार की जान चली गई। पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से जहां एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक दूसरा बाइक सवार इसी दुर्घटना में घायल हो गया। यह वीडियो मुंबई के लोअर परेल ब्रिज का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर एक कार चालक ने अचानक यू टर्न ले लिया। तभी सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार का संतुलन बिगड़ा और वो गाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार रगड़ता हुआ सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और सामने से आ रहे दूसरे बाइक सवार से वो टकरा गया और इसके बाद दूसरा बाइक सवार भी गिर गया। दोनों को नायर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाएंगे।